सो हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लक्ष्मीकांत के चैप्टर 5 को रिवाइज करने चल रहे हैं। मेरे अनुसार चैप्टर 1 को रिवाइज करने चल रहे हैं। आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है दोस्तों संघ और इसका क्षेत्र। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? संघ और इसका क्षेत्र। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ओके, तो इसमें बेसिकली भारतीय संविधान का भाग 1 जो है उसी के ऊपर सारी चीजें आधारित हैं। भाग 1 जो है उसमें कितने अनुच्छेद होते हैं दोस्तों? 1 से 4। 1 से 4 किसकी बातें करते हैं? संघ और इसके क्षेत्रों के बारे में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं। तो आप सभी के समझ में आ ही रहा होगा। तो जब 1 से 4 अनुच्छेद जो हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं तो सारे की सारी चीजें 1 से 4 अनुच्छेद में कंप्लीट हो जाएंगी। हाँ भाई, आप सभी सही सोच रहे हो। तो आइए बढ़ते हैं, हम इसको इरेज करते हैं। आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो पॉइंट पहले से स्टार्ट करते हैं, यानी कि अनुच्छेद 1 से। तो अनुच्छेद 1 क्या बातें करता है दोस्तों? अनुच्छेद 1, ठीक है दोस्तों। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। संघ क्यों होगा? संघीय क्यों नहीं होगा? समूह क्यों नहीं होगा? इसके पीछे का 2 कारण दिए हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। पहला कारण क्या बताया था दोस्तों? भारत और राज्यों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ, यानी कि एग्रीमेंट नहीं हुआ है। एग्रीमेंट नहीं हुआ है, हुआ है। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या था? राज्य जो है भारत को छोड़कर नहीं जा सकते हैं, भारत को छोड़कर नहीं जा सकते हैं। सकते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो सकती है बिकॉज मैं थोड़ा आप सभी को अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं, तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। दूसरे में हम आप सभी को बता देते हैं देश के नाम को लेकर। ठीक है, जो देश का नाम है उनकी कोई एक रूपता नहीं थी। कुछ लोग कह रहे थे क्या क्या, इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो भारतीय संविधान की सभा थी, ठीक है, उसमें कोई एक रूपता नहीं थी देश के नाम को लेकर के। कुछ सदस्य कह रहे थे हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, कुछ सदस्य कह रहे थे हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए। तो ऐसे वाद विवाद होता रहा। तो संविधान सभा ने कहा कि आप सभी वाद विवाद मत करिए, हम ऐसा काम करते हैं दोनों के नाम का मिश्रण कर लेते हैं। तो दोनों के नाम का मिश्रण कर लिया। ठीक है, अब हमारे देश की पहचान कैसे होती है? भारत के नाम से भी होती है, इंडिया के नाम से भी होती है। भारत दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। भारत ही हमारा इंडिया है, इंडिया ही हमारा भारत है। इसमें कोई तीसरा वर्ड नहीं है। अगर पहचान होती है हमारे भारत की तो इन्हीं दोनों नाम से होती है। हिंदुस्तान, तिंदुस्तान, पिंदुस्तान, इन सारी चीज़ों से नहीं होती है। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। मेरा समझाने का पर्पस है, ना कि किसी चीज़ को घुमाने का। ठीक है, तो देश के नाम का भी हम सभी ने समझ लिया। तो तीसरा हम समझ लेते हैं, भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया। भारतीय क्षेत्रों को 3 श्रेणियों में, आप सभी समझ लेना 3 श्रेणियों में। पहला श्रेणी कौन सी है दोस्तों? 28 राज्यों की, 28 राज्यों की। दूसरी श्रेणी कौन सी दोस्तों? 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। प्रदेशों की। तीसरी श्रेणी क्या है दोस्तों? फ्यूचर में। फ्यूचर यानी कि भविष्य में। भविष्य में अगर कोई भी राज्य जो है, कि विदेशी राज्य की बात हो रही है, विदेशी राज्य अगर संसद द्वारा भारत में शामिल किया जाता है फ्यूचर में, तो उसकी भी बात की गई है हमारे अनुच्छेद 1 में, वो भी तीसरे श्रेणी में। ठीक है दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया? यहाँ तक आप सभी को कोई डाउट नहीं है ना? तो आइए समझा देते हैं दोस्तों। अब ये काम क्यों कर सकती है? ये काम क्यों कर सकती है? किसी दूसरे देश के क्षेत्र को कैसे शामिल कर सकती है? क्योंकि दोस्तों हमारा भारत जो है एक संप्रभु देश है। क्या? संप्रभु, संप्रभु देश होने के नाते, ठीक है दोस्तों, ये जो है विदेशी क्षेत्रों को भारत में शामिल कर सकती है। कैसे? संधि के अनुसार। ठीक है, संधि के अनुसार शामिल कर सकती है, जीत हासिल करके शामिल कर सकती है, हरा कर शामिल कर सकती है, उपहार के तौर पर वो शामिल कर सकती है। अब आप सभी को एक एग्जाम्पल दे देता हूँ दोस्तों। एग्जाम्पल के तौर पर सिक्किम को मान लो। ठीक है, सिक्किम, दादर नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, पुडुचेरी, ये सारे एग्जाम्पल ही हैं। आप सभी को समझ में आ गया ना? तो आइए हम अनुच्छेद 2 पे पहुंचते हैं ना। ये अनुच्छेद 1 हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसी तरीके से अच्छे तरीके से समझाएंगे, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 1 हमारा रिवाइज हो गया। अब अनुच्छेद 2 की बातें करते हैं।
अनुच्छेद 2 में बेसिकली कुछ बताया नहीं गया है, बस उसमें बताया गया है संसद द्वारा जो है विदेशी क्षेत्रों को प्रवेश किया जा सकता है, विदेशी क्षेत्रों का प्रवेश किया जा सकता है। ओ सॉरी दोस्तों, मुझे ये नहीं इरेज करना चाहिए था। मार्कर से ही मुझे प्रॉब्लम होती है, तो आप सभी को कहीं नहीं जाना, अच्छे तरीके से समझाऊंगा। अनुच्छेद 2 जो है प्रवेश, प्रवेश या स्थापना, संसद द्वारा किया जा सकता है। इनको दो है जो है, दो शक्तियां दी गई हैं। कौन कौन सी दो शक्तियां दी गई हैं? पहली शक्ति क्या है? कोई राज्य बना हुआ है, राज्य बना हुआ है उसे शामिल कर सकती हैं, कि मतलब कोई राज्य बना हुआ है, कोई राज्य मतलब राज्य बना हुआ है उसे शामिल कर सकती हैं, शामिल है। दूसरी शक्ति क्या है दोस्तों? दूसरी शक्ति है कि कोई राज्य बना नहीं है, उसको बना करके फिर शामिल कर सकते हैं। ठीक है, राज्य को बनाकर बनाकर फिर शामिल कर सकती हैं। किसी राज्य का गठन नहीं हुआ है, उसका गठन करने के बाद फिर शामिल कर सकती है हमारी संसद। पहली शक्ति क्या है? कोई राज्य पहले से बना हुआ है, ठीक है दोस्तों, उसे शामिल कर सकती है। ठीक है, विदेशी क्षेत्र की बात हो रही है, विदेशी राज्यों की बात हो रही है। विदेश में कोई भी राज्य ऐसा है जो पहले से बना हुआ है, वो संसद द्वारा शामिल किया जा सकता है। विदेश में कोई ऐसा राज्य जो बना नहीं है, छितरा वितरा है, उसे राज्य का मतलब उसका गठन करके उसको बना करके फिर सरकार द्वारा उसे शामिल किया जा सकता है। ये दो शक्ति है। हमारा अनुच्छेद 2 कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 3 पे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 3 की बात करते हैं। जल्दी जल्दी करना है, बिकॉज आप सभी को यार मैं सोचता नहीं हूँ कि देर हो जाए, लेट हो जाए। आप सभी को सोचता हूँ समझ में आ जाए चीज़ें, बस समझ में आनी चाहिए। अगर नहीं समझ में आएगी तो मैं क्यों पढ़ाऊँ, पढ़ाऊँ क्यों, ये बताओ। अनुच्छेद 3 में कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वर्तमान राज्यों में परिवर्तन करने से संबंधित बातें हैं। ठीक है, राज्यों का निर्माण, राज्यों का माण और वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, परिवर्तन कर सकती है। बाकी दोस्तों आप सभी को समझ में आना चाहिए। मैं नोट्स नहीं लिखवा रहा हूँ, आप सभी को अपने माइंड के हिसाब से, अपने दिमाग के अनुसार से लिखना है, ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके। ओके, तो मैं सिर्फ आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ना कि नोट्स बनवाने का। नोट्स जब बनवाऊंगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आपको समझना है। ठीक है, तो क्या बताया है? राज्यों का निर्माण, निर्माण का मतलब बनाना, राज्य बना सकती है। ओके, कहाँ बना सकती है? भारत में बना सकती है, ना कि विदेश विदेश में। ठीक है, भारत में राज्य को बना सकती है। ठीक है, वर्तमान में राज्य जितने हैं उनमें परिवर्तन कर सकती है। अब इसमें क्या है? हमारा 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, अब लेकिन इसमें संसद की शक्तियों के बारे में चर्चाएं की गई हैं, तो संसद की शक्तियों के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिलेट करता है ना संसद की शक्तियों से, तभी तो परिवर्तन कर पाएंगे। तो कैसे कर सकती हैं, क्या क्या शक्तियां हैं, उनको समझ लेते हैं। संसद की शक्ति, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, संसद की शक्ति, संसद की शक्ति आपको समझाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। संसद की शक्ति, ओके, संसद की शक्ति। तो भारतीय संविधान के अनुसार जो है
इनको संसद को जो है कुछ शक्तियां दी गई हैं। कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं? अब आप सभी से कोई पूछता है संसद को कैसे शक्ति मिली है? भारतीय संविधान के अनुसार संसद को शक्तियां दी गई हैं। कौन कौन सी शक्तियां दी गई हैं? तो आपको ऐसे बोल के समझा दे रहा हूँ, लेकिन लिख के भी समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, पहली शक्ति हो गई है, कोई भी ऐसा राज्य है, कोई भी राज्य है, उसको तोड़ फोड़ करके एक नए राज्य का निर्माण कर देना। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, ये यूपी है, ये इतना बड़ा है। ठीक है दोस्तों, ओके, नहीं, ये यूपी हो गया। ठीक है, इतना बड़ा है। अब आधा करके ये यूपी हो गया, एक नए राज्य का निर्माण नहीं हो गया। अब मान लो डीपी कर दो, डीपी, तो नए राज्य का निर्माण हो गया ना। यूपी था इतना बड़ा, ये पूरा यूपी था, लेकिन जो है आधा करके डीपी बना दिया गया, यानी कि इस राज्य में तोड़ फोड़ किया गया और एक नए राज्य का निर्माण हो गया। तो बेसिकली पहली शक्ति क्या है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश को तोड़ फोड़ के, ठीक है, एक नए राज्य का निर्माण, कोई भी ऐसा राज्य है उसमें तोड़ फोड़ करके एक नए राज्य का निर्माण, ये पहली शक्ति होगी। दूसरी शक्ति क्या होगी दोस्तों? कोई भी राज्य है, कोई भी राज्य का क्षेत्र है, उसको घटा सकती है, माइनस, ओके, राज्य के क्षेत्रों को घटा सकती है। तीसरी शक्ति क्या है? राज्य के क्षेत्रों को बढ़ा सकती है, ओके। राज्य की मतलब चौथी शक्ति क्या है? सीमाओं को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, ओके दोस्तों। तो बढ़ा सकती है, घटा सकती है। नामों में परिवर्तन कर सकती है। पांचवा, नामों में परिवर्तन, नामों में परिवर्तन, समझ में आ गया? ये हो गई इनकी शक्तियां, संसद की शक्तियां। इस पे दो शर्तें हैं, दो शर्तें मतलब कि मतलब दो शर्तें हैं कि इसको मानना पड़ेगा, तभी ये शक्तियों को यूज कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब जैसे आपको भी शर्तें दी जाती हैं, आपकी मम्मी आपको शर्तें देंगे कि अगर आप ये काम करते हो, आपको ये दो रूल का फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से दो शर्तें दी गई हैं। ठीक है, तो दो शर्तें कौन कौन सी हैं? पहली बात तो, अगर आपको किसी भी राज्य में संशोधन करना है, किसी भी राज्य में आपको संशोधन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए एक विधेयक तैयार करना पड़ेगा। वो विधेयक जब तैयार होगा, तो विधेयक को अगर संसद में लाना है तो राष्ट्रपति की अनुमति से लाया जाएगा। अगर राष्ट्रपति ने मना कर दिया तो नहीं आएगा, राष्ट्रपति की जब मंजूरी होगी तभी आएगा। तो दो शर्तें में पहली शर्तें क्या है? दो शर्तें, ठीक है दोस्तों, दो शर्तें में पहली शर्तें क्या है? राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति की अनुमति। ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति जब होगी संसद में उस विधेयक को लाने के लिए, तभी लाया जा सकता है। ये पहली शक्ति हो, मतलब ये पहली शर्त हो गई। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है? राष्ट्रपति जी जो हैं उस राज्य से जाएंगे, विचार लेना चाहेंगे समय सीमा के अंतर्गत। समय सीमा का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे मुझे ये काम जो है कल करना है, कल तक कंप्लीट करना है, तो मुझे कल तक करना है, ना कि एक साल लगा देना है। तो समय सीमा का अंतर्गत जो है राष्ट्रपति उस राज्य से राय लेना चाहेंगे, और राय जानेंगे कि आपके साथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब राज्य कुछ भी कहता है, उसके जो है राष्ट्रपति उस काम को करने के लिए बाध्य नहीं होते। अगर राज्य कह रहा है कि ये काम होना चाहिए तो उससे कोई मतलब नहीं है, और राज्य कह रहा नहीं होना चाहिए तो उससे कोई मतलब नहीं है। राष्ट्रपति जी जो होते हैं वो बाध्य नहीं होते हैं उस काम को करने के लिए। ठीक है, वो अस्वीकार भी कर सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, और मान भी सकते हैं, स्वीकार भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये दो शर्तें हो गई, दो शर्तें जान ले, ये इनकी शक्तियां हो गई, इन पे दो शर्तें हो गई, ये समझ में आ गया। अब इससे स्पष्ट क्या होता है दोस्तों? स्पष्ट क्या होता है? अच्छा एक मिनट, हाँ, ये राज्यों की बात होगी। ठीक है दोस्तों, अभी स्पष्ट की बात नहीं करते हैं। ठीक है, ये हो गई, ये हो गया राज्यों के लिए। ठीक है, ये राज्यों के लिए है। अब केंद्र शासित प्रदेश तो बच ही रहे हैं दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश के लिए कुछ नहीं करना है। ये समझ रहे हो ना आप सभी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी डॉट डॉट कर दे रहा हूँ। केंद्र शासित प्रदेश, अब केंद्र लिख दे रहा हूँ, आप सभी को समझ जाना है केंद्र शासित प्रदेश के बारे में होती है। केंद्र शासित प्रदेश क्या होते हैं? जहाँ केंद्र का शासन करता है। अब केंद्र में कोई भी संशोधन करना है तो उसके लिए ये सारे चीज़ों का पालन नहीं करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करनी पड़ेंगी। ना ही दो शर्तों का कोई काम है इसमें, ना ही इन सारे अधिकारों का कोई काम है इसमें। जब संसद चाहे तभी संशोधन कर सकती है, जब संसद चाहे तब संशोधन कर सकती है, जब संसद चाहे तब संशोधन कर सकती है। कैसे? अब आप सभी के मन में आ रहा है कैसे? क्योंकि यहाँ पे केंद्र का शासन चलता है, ना कि राज्यों का चलता है। ठीक है, तो केंद्र जो चाहेगी वही होगा, और केंद्र लेवल पे संसद होती है। विधानमंडल की बात है, वो सारी बातें हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, केंद्र लेवल पे संसद होती है। संसद जब चाहे केंद्र शासित प्रदेश में संशोधन कर सकती है, किसके कहने पे? केंद्र सरकार के कहने पे। अब इसमें तो 28 राज्य के राज्य होते हैं, राज्य सरकार होते हैं, तो इनके तो बेसिकली यही बातें इसमें भी बताई गई हैं। लेकिन
ये शर्तें उर्तें दी गई हैं, तो ये शर्तों को पालना करना पड़ेगा। और इस तरीके से स्पष्ट होता है दोस्तों। आप सभी को समझ में आ गया ना? ये बता दिया हमने राज्यों के लिए, ये बता दिया केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अब हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं आप सभी के सामने। अब इसको मिटा देते हैं, फिर आपके सामने उस बात को स्पष्ट कर देते हैं, ठीक है? मुझे लग रहा है यार 15-16 मिनट तो हो ही गए होंगे मुझे वीडियो बनाते, बट कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी जल्दी करते हैं, सारी चीज़ों खत्म हो जाएंगे। अब स्पष्ट, यहाँ पे मैं स्पष्ट डालता हूँ, ठीक है? आप सभी को समझ जाना, स्पष्ट करा रहे हैं। स्पष्ट, अरे मैं स्पष्ट कैसे लिखा जाता है? स्पष्ट, ठीक है दोस्तों, ये स्पष्ट हो गया, ठीक है? आप सभी को दिख रहा है ना अच्छे तरीके से? स्पष्ट यह होता है कि संसद को यह अधिकार देता है संविधान, ठीक है? संविधान के अनुसार जो है संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राज्य के बिना अनुमति के कोई भी संशोधन किया जा सकता है राज्यों में। बिना अनुमति, राज्य की कोई अनुमति की जरूरत नहीं है, उनके साथ छेड़छाड़ संशोधन किया जा सकता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, स्पष्ट है कि संविधान के अनुसार जो है संसद को अधिकार दिया गया है कि राज्यों की बिना अनुमति के उनके क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है, उनके नामों में परिवर्तन किया जा सकता है, तोड़ फोड़ के एक नए राज्य का निर्माण करा जा सकता है, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है दोस्तों, तो 1 मिनट अभी रुक जाइए आप। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात कि मतलब क्या बोलते हैं, ओ सॉरी, हाँ, तो परिवर्तन कर सकती है, संशोधन कर सकती है, ठीक है? संशोधन कर सकती है बिना बिना राज्यों की अनुमति। संशोधन कर सकती है। अब संसद ही करेगी ना, संसद लिख देता हूँ, नहीं आप सभी कंफ्यूज हो जाओगे। संसद। और यही एक बात और है दोस्तों, राजनीतिक मानचित्र में भी, राजनीतिक मानचित्र, मानचित्र में भी संशोधन शोधन कर सकती है, ठीक है दोस्तों? अब यहीं पे दूसरी बात मैं और बताना चाहूंगा, सुरक्षा की गारंटी नहीं देता है हमारा संविधान। सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देता। किसको नहीं देता है? राज्यों को। अभी राज्यों को लिख दे रहा हूँ, राज्यों को। इनके साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छी सरकार बनेगी तो इनके साथ अच्छा बिहेव किया जाएगा, गंदी सरकार बनेगी, खराब सरकार बनेगी तो इनके साथ गंदा बिहेव किया जाएगा, खराब बिहेव किया जाएगा, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो गया ना दोस्तों? तो उसके बाद सुरक्षा की इनको गारंटी नहीं दिया जाता, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? इसीलिए इनको कहा जाता है, इसीलिए अब जान लेते हैं क्या कहा जाता है। इतने गंदे काम है ना, मतलब इतने अच्छे काम है, तो इन्हें इनको जो है सही शब्दों में कहा जाता है विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अब इसका क्या अर्थ होगा दोस्तों? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ का मतलब क्या होगा कि केंद्र सरकार जो है राज्य का विनाश कर सकती है, और जो है राज्य सरकार जो है वो केंद्र का विनाश नहीं कर सकती है, ठीक है? यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा। तो इसी में कंपेयर करके अमेरिका का बताया गया, ठीक है दोस्तों? ये हमारे भारत का हो गया। अब यहाँ पे हम अमेरिका की बात कर लेते हैं, ठीक है? अमेरिका, ये हो गया अमेरिका। अमेरिका में संघ व्यवस्थाएं नहीं है, संघीय व्यवस्थाएं, आप सभी को पता है, ठीक है? संघीय व्यवस्थाएं में क्या क्या होता है कि भारत और राज्य, अमेरिका और राज्यों के बीच में समझौता हुआ रहता है। और दूसरा क्या रहता है कि जो है अमेरिका को राज्य छोड़कर जा नहीं सकते। ये पहला हो गया, ओके? 1 मिनट दोस्तों, ये पहला हो गया, ठीक है? 1 मिनट रुक जाना दोस्तों, हो गया। क्या हमने बताया कि जो है अमेरिका राज्य को, अमेरिका और राज्यों के बीच में समझौता हुआ है, पहला एग्रीमेंट। दूसरा, दूसरा क्या? दूसरा जो है छोड़कर नहीं जा सकते। देखिए, नहीं जा सकते, ओके? आप सभी को समझ में आ गया ना? छोड़कर नहीं जा सकते हैं अमेरिका को राज्य, और सुरक्षा की भी गारंटी दी जाती है इनको।
गारंटी दी गई है। और दोस्तों, बिना राज्यों के पूछे, बिना राज्यों की अनुमति के, बिना राज्यों के अनुमति के कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। ओके। और इसीलिए इनको सही शब्दों में कहा जाता है, अमेरिका को सही कहा जाता है कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। क्या इसका मतलब क्या होगा कि अमेरिका जो है राज्य का विनाश नहीं कर सकती और राज्य जो है अमेरिका का विनाश नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमारा अनुच्छेद 3 होता है कंप्लीट, संसद की शक्ति कंप्लीट हो गया और हमने रिलेट करके बता दिया अमेरिका के बारे में भी। आप सभी को सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई होंगी। तो अनुच्छेद 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कितना मिनट हो गया होगा? मेरे पास कोई आ गया था इसलिए मैं वहाँ पे शांत खड़ा हो गया था। ठीक है, आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। आप सभी सोचो कि आ नहीं रहा था, आ रहा था मुझे, बट यहाँ पे कोई खड़ा होके सुन रहा था और मुझे डिस्टर्ब किया। ये मेरा डिस्टर्ब जो है थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया है। आप सभी डिस्ट्रैक्ट मत होना। वो गंदा ज़्यादा करता है, मिटाता कम है। मैं सोच रहा हूँ आपको ब्लैक से ही सारा पढ़ा दूँ क्योंकि ब्लैक हमारा चल रहा है सही। तो स्याही में एक्सचेंज मतलब भर लेता हूँ दोस्तों। और अनुच्छेद 4 में कुछ नहीं है। अनुच्छेद 4 को ऐसे ही खत्म कर दूंगा, चुटकियों में खत्म कर दूंगा। वो बेरूवारी संघ के क्षेत्रों को लेकर थोड़ा हमको बचना पड़ेगा, बट बचेंगे नहीं। आप सभी को ऐसे बता दूंगा कहानी के तौर पे। ठीक है, एकदम सीरियल वाइज। और आपको अगर डीडीएल पढ़ना होगा तो आप जाके पढ़िएगा। ठीक है, ओके ओके। तो अनुच्छेद 4 की बात हो रही थी ना दोस्तों। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 यह कहता है कि अगर आपको 2 और 3 में, ठीक है, अनुच्छेद 2 और 3 में कोई भी संशोधन करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत क्या होता है? आधे से एक ज्यादा, आधे से एक ज्यादा। अरे यार, साधारण बहुमत आगे आएगा, आप पढ़ लेना, बट इतना आप सभी को तब भी समझा दिया। और इसमें अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। आई होप आप सभी को अनुच्छेद 4 समझ में आ गया हो। ठीक है दोस्तों, एक ही बार समझाऊंगा, आप सभी को समझ में आ जाएगा। ओके, समझा देता हूँ फिर दोबारा। अनुच्छेद 4 में बताया गया है अगर 2 और 3 अनुच्छेद में कोई भी संशोधन करना है तो साधारण बहुमत से करना होगा। साधारण बहुमत का मतलब आधा से एक ज्यादा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 368 का प्रयोग नहीं करना होगा। अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 4 में, यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 में, यही बताता है अनुच्छेद 4। ओके, तो इसको इरेज करते हैं और बेरूवारी संघ के क्षेत्रों के बारे में समझ लेते हैं। बेरूवारी संघ क्षेत्र क्या होता है अब आप सभी को मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से, डिटेल में। आप सभी को कहीं नहीं जाना है। देखिए 1 2 3 4 ये सारे अनुच्छेद हमने कंप्लीट कर दिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमको 20-25 मिनट लगे होंगे। ओके, तो उसी प्रकार से बेरूवारी संघ क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ठीक है, ये जो बेरूवारी संघ क्षेत्र है ये हमारा बांग्लादेश का क्षेत्र है, लेकिन हमारे भारत में है। तो इसके पीछे का एक लॉजिक बनता है, एक क्वेश्चन बनता है, उसको मैं आप सभी के सामने बता ही देता हूँ। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 2 के तहत जो है किसी विदेशी क्षेत्र को अपने भारत में शामिल किया जा सकता है। ओके, आप सभी को पता है। क्या भारतीय क्षेत्र को भी इसी प्रकार से विदेश को दिया जा सकता है? ये सभी एक सवाल आप सभी के मन में भी आ रहा होगा और ये सवाल हमारे इतिहास में भी आ चुका है, हमारे लक्ष्मीकांत में भी है। तो इसके पीछे का हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं। तो बेरूवारी संघ क्षेत्र उसी के बारे में है, तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, वही बताऊंगा अच्छे तरीके से। बेरूवारी संघ क्षेत्र, ये जो बेरूवारी संघ क्षेत्र है ना दोस्तों, ये बांग्लादेश का है। ठीक है, बांग्लादेश का क्षेत्र है और कहाँ पे है? हमारे भारत में है। ठीक है, और भारत में है तो भारत के लोग इस पे संबंध बनाएंगे, समझौता करेंगे, संगठन करेंगे। तो कर रहे थे, समूह बनाता, संगठन कर रहे थे कि क्या इसे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। इसके लिए
वाद विवाद तो होता रहेगा। जैसे मान लो मेरी ज़मीन है, मेरी ज़मीन कोई ले रहा है और हमारी ज़मीन कोई हड़प के रखा है, तो उसके लिए हम तो भाई वाद विवाद तो करेंगे ही। उसी प्रकार से इसके ऊपर भी वाद विवाद होता रहा है। तो यहाँ पे जब संगठन बैठा हुआ था, तो यहाँ पे कुछ लोग थे राष्ट्रपति, जैसे मान लो कि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत उनको अधिकार प्राप्त है कि सर्वोच्च न्यायालय से वो विचार ले सकते हैं किसी भी मामले पे। तो कुछ लोगों ने कहा कि आपको जब अधिकार है तो आप जाइए, उनसे विचार लीजिए और उनके तहत हम लोग काम करेंगे। तो राष्ट्रपति जो है 1960 में, ठीक है दोस्तों, 1960 में, 1 मिनट दोस्तों मैं चेक कर लेता हूँ 1960 में सही कह रहा हूँ। हाँ ठीक है, सही है। आप सभी को गलत नहीं पढ़ाना चाहता, मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है, मैं उसको देख के अच्छे तरीके से समझा दूंगा, लेकिन कंफ्यूज नहीं, मतलब आप सभी को गलत नहीं पढ़ाऊंगा दोस्तों, ठीक है। 1960 में 1960 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास ही सर्वोच्च न्यायालय के सामने 1960 में राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में, ओके यार, न्यायालय के सामने ये सवाल प्रस्तुत किया गया। और संसद ने क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, क्या कहा कि आपको केवल जो है राज्यों में परिवर्तन करने का अधिकार है, ठीक है, आपको समाप्त करने का अधिकार है। अगर आपको कुछ करना है तो आप भारत के क्षेत्र में कर सकते हो, ना कि विदेश के क्षेत्र में, ठीक है। और ये काम तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो कि कोई भी क्षेत्र हमारे भारत में किसी और देश का, और समझ लो भारतीय क्षेत्र आप विदेश को दे नहीं सकते हो, ये आपका अधिकार तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका क्या अधिकार है, आप जो है भारत के क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो आइए समझते हैं। तो यही कहा हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने कि आप केवल क्या कर सकते हो, भारतीय क्षेत्रों में परिवर्तन, क्षेत्रों में परिवर्तन, समझ में आ गया दोस्तों। परिवर्तन कर सकते हैं कहाँ पे, केवल भारतीय क्षेत्रों में कर सकते हैं। ये कौन कहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आपको अगर, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि आपको अगर, मतलब आपको अगर नहीं दोस्तों, तो डिस्ट्रैक्शन आते रहते हैं, तो आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। कोई आ गया था मेरे पास, तो मैं क्या बता रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय कह रही थी इनको, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा आपको जो है केवल अधिकार है संविधान, आपको केवल अधिकार है राज्यों को समाप्त करने का, राज्यों में परिवर्तन करने का, और जो है विदेश भारतीय क्षेत्रों को किसी अन्य देश को सौंपने का अधिकार नहीं है आपको। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 368 का प्रयोग करना पड़ेगा, 368 का प्रयोग करना पड़ेगा, 368 के जरिए संशोधन करना पड़ेगा। तो 368 के जरिए संशोधन किया गया, ठीक है दोस्तों। मैंने क्या समझाया था, केवल भारतीय क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, करने का अधिकार है। दोस्तों मेरे पास नॉइस होती रहती है, तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ क्या नहीं, मैं भूल जाता हूँ उस टाइम पे, ठीक है। आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, मैं पढ़ाऊंगा अच्छे तरीके से। केवल भारतीय क्षेत्रों में परिवर्तन करने का अधिकार है, ओके, ना कि भारतीय क्षेत्रों को, भारतीय क्षेत्रों को विदेश को देने का, अगर आपको देना ही है तो आपको किसका यूज करना पड़ेगा, 368, ओके। अनुच्छेद 368 के तहत आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, फिर आप इस क्षेत्र को उसको दे सकते हो, ठीक है। यहाँ तक अब आप सभी को इसको अच्छे से समझा देता हूँ। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था और हमारे पास 2-3 लोग आ चुके थे, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था, डिस्ट्रैक्ट हो गया था। आप सभी को उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये बेरूबारी संघ का क्षेत्र जो था वो बांग्लादेश का क्षेत्र था, लेकिन हमारे भारत में था, ठीक है। तो भारत में था, तो भारत के लोग इस पे जो है टिक्का टिप्पणी करेंगे, तो टिक्का टिप्पणी करते समय जो है बहुत लोग शामिल थे, तो उसमें एक राष्ट्रपति थी, ठीक है, राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। राष्ट्रपति को जो है अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उनको अधिकार प्राप्त है कि आप सर्वोच्च न्यायालय से
कोई भी राय ले सकते हो। तो इसके अबाउट में राय लेने पहुंच गए 1960 में राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में इस सवाल को उनके सामने पेश किया गया। उस सवाल पे उन्होंने क्या कहा, क्या बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल भारतीय क्षेत्र को परिवर्तन करने का अधिकार है और उसको समाप्त करने का अधिकार है, ना कि भारतीय क्षेत्र को विदेश को देने का। ठीक है, और अगर आपको इतना देने का शौक ही है, आपको देना ही है, तो आपको 368 का प्रयोग करना पड़ेगा। 368 के जरिए आपको संशोधन करना पड़ेगा, फिर आप उसे दे सकते हो। तो 368 का संशोधन किया गया। ठीक है दोस्तों, नौवां संविधान संशोधन किया गया 368 के जरिए। इरेज करता हूँ, फिर समझाता हूँ। ठीक है दोस्तों, 9वें संविधान संशोधन द्वारा बेरूबारी संघ को बांग्लादेश को दे दिया गया। ठीक है, 9वें संविधान संशोधन द्वारा बांग्लादेश के क्षेत्र को बांग्लादेश के क्षेत्र को उनको दे दिया गया। ठीक है, बांग्लादेश के क्षेत्र को दे दिया गया। भाई दे तो दिया गया, फिर भी ये लोग मुकदमेबाजी करने से बाज ही नहीं आ रहे हैं, फिर भी मुकदमेबाजी होती जा रही है। ठीक है दोस्तों, अब उनको दे दिया गया। 9वां संविधान संशोधन किया गया, किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? 368 के अनुच्छेद 368 के द्वारा नौवां संविधान संशोधन किया गया। उसके द्वारा जो है बांग्लादेश के क्षेत्र को बांग्लादेश को दे दिया गया। अब इसका कोई संबंध नहीं, लेकिन फिर भी मुकदमेबाजी होती रही दोस्तों। ठीक है, आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। और दूसरी तरफ जो है 1969 में, ठीक है दोस्तों, ये 1969 का डेट है, इसमें व्यवस्थाएं दी गई, व्यवस्था दी गई किसको? भारत को। किसके द्वारा दी गई? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च कौन कौन सी व्यवस्थाएं थी दोस्तों? पहली व्यवस्थाएं थी कि कोई भी ऐसा मामला है, जैसे कि भारत और किसी अन्य देश के बीच में कोई सीमा निर्धारण से संबंधित कोई भी मामला है, उसको हल करने के लिए आपको संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। सीमा निर्धारण से संबंधित कोई भी संशोधन, कोई भी विवाद हल करने के लिए विवाद करने के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। संविधान अब दूसरा क्या है दोस्तों? क्या बता रहा था? दूसरी व्यवस्थाएं क्या है? फिर कैसे होगा? कार्यपालिका द्वारा होगा। कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं दोस्तों? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उनके द्वारा किया जाएगा, कार्यपालिका द्वारा। ठीक है दोस्तों, कार्यपालिका द्वारा जाएगा। समझ में आ गया? और तीसरा क्या है दोस्तों? भारतीय क्षेत्र को विदेश को नहीं दे सकते। भारतीय क्षेत्र को विदेश को नहीं दे सकते। देखिए दोस्तों, 9वें संविधान संशोधन द्वारा बांग्लादेश के क्षेत्र को बांग्लादेश को दे दिया गया। ओके, 1969 में व्यवस्थाएं की गई भारत के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। ओके, पहली व्यवस्थाएं क्या थी? सीमा निर्धारण से संबंधित कोई भी विवाद हल करने के लिए आपको संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। फिर कैसे होगा? कार्यपालिका द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के द्वारा माने। ठीक है, कार्यपालिका का मतलब वही होता है केंद्र लेवल पे। ठीक है, भारतीय क्षेत्र को
विदेश को नहीं दे सकती है। तीसरी व्यवस्था है, ठीक है दोस्तों। ये व्यवस्थाएं हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो है एक संविधान संशोधन किया गया, 6वां संविधान संशोधन, जो कि इसी के बारे में बताता है, ठीक है दोस्तों। तो 6वां संविधान संशोधन आप सभी को गूगल पे सर्च करना है, 6वां संविधान संशोधन किस चीज़ से संबंधित है आपको देखने को मिल जाएगा। आप सभी अच्छे से पढ़ लेना, और मैं बाकी पीछे वाली वीडियो में समझा रखा हूँ। आइए जानते हैं अब अंत क्षेत्र के बारे में, ठीक है। अब अंतर क्षेत्र का मतलब क्या होता है, यही बात है। अंतर क्षेत्र का मतलब होता है भारत के क्षेत्र किसी और देश में और किसी और के देश हमारे भारत के क्षेत्र में, ठीक है। अभी इसको मैं बोर्ड के जरिए समझाऊंगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों 1 घंटे हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, 1.5 घंटे हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा रिवीजन हो जाएगा और हमको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ नहीं है। टाइम नहीं बर्बाद हो रहा है, ये टाइम आप अच्छी जगह लगा रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो इससे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पेशेंस रखो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आप मम्मी पापा के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। अंत क्षेत्रों के अंतर क्षेत्र, अब एक रेखा खींचूंगा, ये हमारा भारत हो गया, ठीक है। ये हमारा होगा बांग्लादेश देश, ये हो गया क्षेत्र, ये हो गया क्षेत्र। यहाँ पे इनका कंट्रोल चलता है, यहाँ पे इनका कंट्रोल चलता है। ऐसे कंडीशन में जो होता है उसे अंतर क्षेत्र कहते हैं। अब इससे ज़्यादा डिटेयली नहीं समझाऊंगा, आप सभी कंफ्यूज हो सकते हो। बांग्लादेश का क्षेत्र हमारे भारत में है, और किसका कंट्रोल चलता है, बांग्लादेश का कंट्रोल चलता है। भारत का क्षेत्र हमारे बांग्लादेश में है, किसका कंट्रोल चलता है, भारत का कंट्रोल चलता है। तो इसे आदान प्रदान किया गया, कब किया गया अभी बता रहा हूँ कैसे किया गया। पहले तो दोनों केंद्र सरकारों के बीच में समझौता हुआ, ठीक है। यहीं लिख देता हूँ, ओके। दोनों देशों सरकारों के बीच समझौता हुआ, ओके। और बांग्लादेश ने जो है फिर क्या किया, उसने 51 क्षेत्र अंत क्षेत्रों के भारत को दिए। समझ में आ गया। और वहीं जो है भारत ने 111 3 1, ठीक है दोस्तों, 111 अंत क्षेत्र बांग्लादेश को दिए, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आ गया। और ये जो इन दोनों क्षेत्रों की अंत क्षेत्रों की सीमाएं थी वो कितने मीटर थी, ठीक है दोस्तों, कितनी मीटर थी, कितने किलोमीटर थी, उसको आइए समझ लेते हैं। 409.6.7 किलोमीटर थी। आप सभी से कोई पूछता है अंतर क्षेत्रों की सीमा कितनी थी, तो आपको बताना है 4096.7 किलोमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए जानते हैं ये सारे आगे पीछे कैसे हो गए, ये क्षेत्र यहाँ पे कैसे चले गए, ये क्षेत्र यहाँ पे कैसे चले गए। इस चीज़ के बारे में आइए समझ लेते हैं कि ये कैसे चले गए। बांग्लादेश के क्षेत्र तो बांग्लादेश में ही रहना चाहिए, तो भारत के क्षेत्र तो भारत भारत में ही रहना चाहिए थे ना। फिर ये कैसे हो गया, तो एक रेड क्लिप नामक व्यक्ति थे, ठीक है, उनके द्वारा ही ये काम गड़बड़ा गया, मतलब मिस्टेक हो गई, वाद विवाद हो गया, ठीक है। तो उसके पीछे का सारा रीजन समझ लेते हैं। अभी तक जो हमने समझाया समझ में आएगी नहीं दोस्तों, बहुत मेहनत करता हूँ आपको समझाने के लिए। और बाकी 2 लोग आ गए थे, एक बार तो एक कोई और आ गया था, एक बार कोई और आ गया था, उसमें हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। हम कुछ सोच नहीं पा रहे थे कि हम पढ़ा क्या रहे हैं आप सभी को, वो लोग चिल्ला रहे थे। इसी वजह से आपको मैं उतना टाइम रुक गया, और बाकी मैं एक स्पीड से आप सभी को एक सीक्वेंस वाइज ही बताने वाला था। सो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से एक लाइन से क्लियर करवाते हुए चलूँगा। तो हमारा अंतर क्षेत्र कंप्लीट हो गया। अब हमें जानना है कि क्षेत्रों का अदलू-बदलू कैसे हो गया, कम क्षेत्र कैसे उनको चले गए, ये कैसे हो गया? तो एक रेड क्लिफ नामक व्यक्ति थे, क्या? 1 मिनट में स्याही कर लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा, ओके? आप सभी को संघर्ष से नहीं भागना, अगर आप संघर्ष से भागते हो तो आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते, ठीक है?
रेडक्लिफ अवार्ड, ये रेडक्लिफ अवार्ड नामक एक व्यक्ति थे, ठीक है दोस्तों। इन्होंने 1947 में 1947 में बांग्लादेश और भारत, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा। 1947 में बांग्लादेश और भारत का जो सीमा निर्धारण हुआ, मतलब बंटवारा हुआ, उसमें कब हुआ बांग्लादेश के बीच? 1947 में। जो वाद विवाद हुआ, जो आगे पीछे हो गया, वो इन्होंने किया था। इन्होंने किया था, कब किया था? 1947 रेड क्लिफ अवार्ड द्वारा 1947 में बांग्लादेश और भारत का सीमा निर्धारण हुआ था, यानी कि बंटवारा हुआ था, ठीक है। उसी में जो आगे पीछे हो गए थे 1947 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब आपको बता दूं, इसको सही करने के लिए अब क्या किया गया, एक बग्गे अवार्ड द्वारा इसका समाधान किया जाना था, ठीक है दोस्तों। कब किया जाना था? 1950 में। 1950 में बग्गे अवार्ड द्वारा इसका समाधान किया जाना था, किया गया था, ठीक है। समाधान किया गया था, ठीक है दोस्तों। अब इसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं मिला, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला, कोई भी समाधान नहीं निकला। फिर क्या हुआ? पुनः प्रैक्टिस किया गया, पुनः प्रयास किया गया 1958 में। 1958 या फिर 56 है, 1 मिनट देख लेता हूँ मैं। 1958 है दोस्तों। 1958 में नेहरू नून समझौता, आप सभी ने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। नेहरू नून समझौता समझौता किया गया, ठीक है दोस्तों, समझौता किया गया। बट इससे भी कोई समाधान नहीं हुआ, ठीक है दोस्तों। लगातार मुकदमेबाजी चलती रही, कोई भी समाधान नहीं होता रहा। अब बताइए आप सभी को समझ में आया कि नहीं? देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रेडक्लिफ अवार्ड, उनके द्वारा जो है 1947 में बांग्लादेश और भारत का बंटवारा हुआ। जो भी अंतर क्षेत्र पड़ रहे थे, अदल बदल हो गया, तो इन्हीं की गलती से हुआ था। इनका जो विवाद था, उस विवाद को हल करने के लिए 1950 में बग्गे अवार्ड द्वारा इसका समाधान किया जाना था, ठीक है दोस्तों, यानी कि किया गया था, ठीक है। कोई भी निष्कर्ष नहीं मिला, कोई भी समाधान नहीं मिला। फिर 1958 में फिर एक बार कोशिश की, पुनः कोशिश की गई नेहरू नून समझौते द्वारा, कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला। फिर ऐसे मुकदमेबाजी चलती रही दोस्तों। मुकदमेबाजी के दौरान जो है 16 मई को एक समझौता और हुआ, ठीक है दोस्तों, 1974 में, ठीक है। 1974 में बंटवारा कब हुआ था दोस्तों? समाधान कब हो रहा है? 1974 में। 1974 में जो है कि कुछ लोगों ने कहा कि अब इसका समझौता करना चाहिए। तो जो है दोनों केंद्र सरकार जो थे, दोनों देश के, भारत और बांग्लादेश के, तो वो दोनों के बीच में समझौता हुआ कि हाँ ठीक है, ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो एक प्रोटोकॉल हुआ, ठीक है दोस्तों, प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल में जो है कितने लोग आए हुए थे? पहली बात तो बांग्लादेश के थे, बांग्लादेश के राज्य थे, देश के राज्य। और कौन थे? और कौन थे दोस्तों? पहले ये हो गए, और दूसरा असम हो गया, मेघालय, ठीक है दोस्तों, मेघालय हो गया, और त्रिपुरा हो गया, ठीक है, त्रिपुरा। तो इन लोगों के बीच में जब समझौता हुआ, उसके बाद से अभी तक तो कोई भी वाद विवाद नहीं हुआ है दोस्तों। अभी भविष्य में हो भी सकता है। इस समझौते के दौरान सारा मामला खत्म हो गया 1974 में, ठीक है। 1974 में सारा खेल खत्म हो गया, बांग्लादेश और भारत के बीच में जो विवाद चल रहे थे, ठीक है। उसके बाद अभी 2024 में होता है वाद विवाद, की 25 में होता है, कि 50 में होता है, क्या पता आगे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो जो खराब लोग होते हैं वो तो करना ही चाहते हैं, हमेशा करना चाहते हैं। तो ये हमारा हुआ कंप्लीट। और उसके बाद हम आ जाते हैं देशी रियासतों का एकीकरण, देशी रियासतों का एकीकरण, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र के बारे में, और हमारा राज्य पुनर्गठन, ठीक है।
उसके बाद हमारा बचेगा क्या, राज्य पुनर्गठन तक तो हमारा सब कुछ है। तो बट सभी हमको जो है राज्य पुनर्गठन तक पढ़ाना है आप सभी को। आप सभी एकदम जान लो, खत्म करने वाले हो चैप्टर को, रिवाइज हमारा पूरा कंप्लीट होने वाला है। देशी रियासतों का एकीकरण, ये हमारा टॉपिक मान लेते हैं दोस्तों, ऐसे मान लेते हैं, देशी रियासतों का एकीकरण। ओके दोस्तों, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, पहले आपको कहानी के तौर पे समझा दूं क्या। देखो, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, हमारे भारत में दो प्रकार की राजनीतिक इकाइयाँ होती थी। कब हमारा भारत आज़ाद हुआ दोस्तों, 1947 में, ठीक है, 1950 में हुआ, ये बोलूं तो सही है क्या, ये कन्फ्यूज नहीं होना, 1947 में हुआ, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ था। पुर्तगाली के जितने भी क्षेत्र थे वो नहीं हुए थे, और फ्रांसीसी के जितने भी क्षेत्र थे नहीं हुए थे। कब हुए थे, फिर 1954 में हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो आधे तरीके से हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। जब हमारा भारत आज़ाद हुआ, हमारे भारत में दो तरह की राजनीतिक इकाइयाँ थी, राजनीतिक इकाइयाँ। कौन कौन सी, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत, और दूसरा कौन था, देशी रियासतें। ज़्यादा फोर्स नहीं करना है यार माइंड पे, इतना सरल तरीके से पढ़ा रहा हूँ, फिर भी आप फोकस करोगे तो मेरा दिमाग खराब होगा। दिमाग खराब होने का मतलब आपको मारूंगा नहीं, लेकिन दिमाग खराब होगा तो फिर समझ लीजिए क्या हो सकता है। ब्रिटिश प्रांत, ठीक है दोस्तों, एक कमिश्नर प्रांत था, ठीक है, कमिश्नर। इसमें 4 क्षेत्र आते थे, आप सभी को 4 क्षेत्र गूगल पे सर्च करने की देख लेना, ठीक है दोस्तों। ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, इसमें 11 क्षेत्र थे, ठीक है दोस्तों। 11 क्षेत्रों का नाम, 4 क्षेत्रों का नाम, कुल मिला के 15 क्षेत्र थे, ठीक है दोस्तों, 15 क्षेत्र थे। इन 15 क्षेत्रों का नाम आप सभी को जाके गूगल पे सर्च कर लेना है। ब्रिटिश भारत के कितने क्षेत्र थे वो बता दीजिए, और कौन कौन से क्षेत्र थे उसको बता दीजिए, आप सभी को सारी जानकारी मिल जाएगी। और देशी रियासतें हमारे भारत में कितनी थी, 552। 549 में शामिल होने से मना कर दिया, 549 तो शामिल हो गई थी, 3 ने मना कर दिया था। कौन कौन सी मना कर दिया था, तो इसे पॉइंट में समझ लेते हैं। 552 देशी रियासतें हमारे पूरे भारत में, ठीक है दोस्तों, भारत में है। तो इसमें से जो है 549 ने भारत में शामिल हो गई। ठीक है दोस्तों, 3 ने मना कर दिया। माना नहीं लिखते, मना लिखते हैं भाई। दिया, पहला तो था हैदराबाद, दिख रहा है आप सभी को, पुलिस कार्यवाही द्वारा इन्हें अंदर किया गया, ठीक है। जूनागढ़ था, गढ़, जन्म संग्रह, संग्रह द्वारा किया गया। लास्ट हमारा बचता है कश्मीर, इन्हें कैसे किया गया दोस्तों, विलय पत्र के हस्ताक्षर द्वारा। हस्ताक्षर। देखिए दोस्तों, 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ। दो तरीके की राजनीतिक इकाइयाँ होती थी, ब्रिटिश भारत, देशी रियासतें। ब्रिटिश भारत के 15 क्षेत्र थे, कमिश्नर के प्रांत जितने थे वो 4 थे। ब्रिटिश प्रांत के कितने क्षेत्र थे, 11 थे। और देशी रियासतें कितनी थी, 552 देशी रियासतें थी। 552 में से 552 जो है हमारे भारत में, पूरे भारत में थी, ठीक है। 549 भारत में शामिल हो गई, 3 ने मना कर दिया। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा शामिल किया गया, जूनागढ़ को जन्म संग्रह द्वारा शामिल किया गया, कश्मीर को जो है विलय पत्र के हस्ताक्षर द्वारा शामिल किया गया। अब 1950 की बात आती है, ठीक है दोस्तों। 1950 में भारतीय क्षेत्रों को 4 भागों में डिवाइड किया गया, ठीक है, 4 भागों में डिवाइड किया गया, A B C D
ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी। तो ए में कितने क्षेत्र थे दोस्तों? ब्रिटिश भारत के 9 क्षेत्र। ओके। और जो है भाग बी में जो है देसी रियासतें थी, कितनी थी? 9 थी। और हमारे भाग सी में कितना था? 10 थी, और कुछ देसी रियासतें थी और कुछ ब्रिटिश भारत के थे। ठीक है। और लास्ट में हमारा डी में जो है अंडमान एंड निकोबार थे। ठीक है। 1950 में लिख दे रहा हूँ, आप बाकी आप सभी को समझ जाना है। ठीक है। 1950 1950 में जो है भा 1950 में भारतीय क्षेत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया, बांटा गया। ठीक है दोस्तों। ए शाही 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 नहीं, अभी से भी कंफ्यूज हो जाओगे ना। भाग ए, भाग बी, सी, डी, इसको किसके द्वारा बांटा गया था? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। कहाँ पे लिख दूं मैं? कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? डॉक्टर भीम रामजी अम्बेडकर। इन्होंने कहा था कि हम 4 भागों में इसे बांट दे रहे हैं। अभी हमारा भारत जस्ट आजाद हुआ है, ठीक, और इसी के बनते हमारा संविधान बन गया। हम संविधान में इसे किसी भी तरीके से एडजस्ट करके लिख देते हैं, काम चलाओ। ठीक है। काम चलाओ इसे हम भारत में, भारत के संविधान में लिख देते हैं और एडजस्ट कर देते हैं। आपको जब सही समय आए, आपका जब सही समय आए इसको एडजस्ट करने का, मैनेज करने का, तो आप अपने हिसाब अनुसार कर लेना। समझ में आ गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जय भीम दोस्तों। ठीक है। जय भीम। जय भीम आप सभी को हमेशा बोलना है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है। ठीक है। तो ब्रिटिश भारत के क्षेत्र थे, कितने थे? ब्रिटिश भारत 9। अब इस नाम को मिटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो ये समझ लिए हम सभी। ब्रिटिश भारत हो गया, ये 9 क्षेत्र थे, देशी रियासतें। कितनी थी? 9 थी। इसका भी हो गया। कुछ देसी थी, ठीक है, डेयरी नहीं लिख रहा हूँ, देसी। और कुछ ब्रिटिश थे, ब्रिटिश प्रांत के थे। प्रांत थे, कुल मिला के 10 थे टोटल। ओके। इसमें केवल अंडमान एंड निकोबार। 1950 में जब हमारा, देखो 1950 में भारतीय क्षेत्रों को 4 भागों में बांटा गया, डिवाइड किया गया, विभाजित किया गया। ठीक है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा विभाजित किया गया, क्योंकि हमारा भारत उसी टाइम जस्ट आजाद हुआ था। ठीक है दोस्तों, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ठीक है, हम इसे काम चलाओ, एडजस्ट कर देते हैं भारतीय संविधान में। जब आपको जरूरत लगे, आपको सही करना पड़ जाए, मैनेज करना पड़ जाए, उसे आप अपने हिसाब अनुसार कर लेना। तो भाग ए में जो थे, भाग ए में जो थे ब्रिटिश भारत के 9 क्षेत्र थे, भाग बी में जो थे देसी रियासतें के 9 क्षेत्र थे, और भाग सी में कुछ देसी रियासतें से थी और कुछ ब्रिटिश भारत से थे, तो 10 से कुल टोटल मिला के। और डी में हमारा अंडमान एंड निकोबार था। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई आप सभी को? आई होप आप सभी को समझ में आ गई। तो इतना सब कुछ होने के बाद विभिन्न विभिन्न राज्यों से, ठीक है, मतलब बहुत सारे राज्यों से, विभिन्न राज्यों से अलग से मांग उठने लगी कि हमें भाषा के आधार पर चाहिए। भाषा के आधार पर हमारे राज्यों का गठन होना चाहिए। अलग अलग राज्यों से मांगे उठने लगी कि भाषा के आधार पर हमें हमारे राज्य का गठन चाहिए। ठीक है दोस्तों।
तो क्या हुआ, तो भारत सरकार ने कहा कि ठीक है, आप सभी कह रहे हो तो करते हैं आपके लिए कुछ जुगाड़। तो इसे मिटाना पड़ेगा। जुगाड़ क्या क्या किया उसको समझने के लिए, ठीक है दोस्तों। 1948 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया एसके धर आयोग, ठीक है। तो उस आयोग ने डायरेक्टली मना कर दिया कि आपको भाषा के आधार पर जो है राज्य का गठन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब उसके पीछे का रीजन बताया गया कि ऐसे ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा फिर कैसे ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपका जो राज्य का गठन होगा वो केवल सिर्फ जो है किसके आधार पर होगा, प्रशासन के सुविधा के अनुसार हो सकता है। तो इसको मैं लिख के समझा देता हूँ। 1900, देखो, सॉरी मेरे दोस्तों, पता नहीं क्या है, मेरा आज चल नहीं रहा है ये सारे। भाई चल जाओ यार। ओके, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ ना दोस्तों, यहाँ पे इतना डिस्ट्रैक्शन होता है कि कोई बंदा पढ़ा नहीं सकता यहाँ पे, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ। आप सभी के लिए संघर्ष मुझे करना आता है, मैं संघर्ष के लिए पैदा हूँ, मम्मी पापा के लिए कुछ भी करना चाहूँगा कर दूंगा। ओके, 1948 की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। 1948 में एस के धर आयोग भारत सरकार द्वारा बनाया गया, और इस आयोग ने साफ साफ मना कर दिया, ठीक है, भाषा के आधार पर। कट, ओके, कट नहीं होगा। फिर कैसे होगा, प्रशासन के अनुसार, प्रसा आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या हुआ, लोगों में असंतोष फैल गया। असंतोष का मतलब होता है कि हमारी सुनवाई को ये लोग सुन ही नहीं रहे हैं। तो हम किस किस बेसिस पे यहाँ के नागरिक हैं, हमारी सुविधाएं जब पूरी ही नहीं की जा रही, हमारी मांगे जब पूरी ही नहीं की जा रही हैं, तो किस बात पे है। तो फिर उन्होंने फिर प्रयास किया, कब किया, 1948 हो गया। तो 1948 में उन्होंने, एक मिनट दोस्तों, पुनः एक आयोग का फिर से गठन हुआ। किस आयोग का, जेपीवी, ठीक है। ओके दोस्तों, एक मिनट। हाँ, 1948 में जो है एक और आयोग का गठन हुआ जिसका नाम है जेबीपी। इसका फुल फॉर्म अगर जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है दोस्तों, आयोग का गठन हुआ। इसने भी सेम चीजें कहा यही, ठीक है, पहला। और दूसरा, उन्होंने भी वही बातें कहा कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासन के आधार पर होना चाहिए। यही बातें इन्होंने भी कहा। तो अब क्या होगा, हमारी बातें तो कोई नहीं सुन रहा है, तो क्या हो सकता है अब। तो उन्होंने कहा जब कोई नहीं सुन रहा तो हम इसके लिए एक आंदोलन करेंगे। आंदोलन मतलब क्रांति करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे समझा देते हैं। 1953 में, मतलब इन लोग का क्रांति जो है चल रहा था, तो लेकिन 1953 में जो है एक व्यक्ति थे कांग्रेसी कार्यकर्ता, ठीक है, कांग्रेसी कार्यकर्ता पोटी श्री राम अल्लू, ठीक है, पोटी श्री राम अल्लू, ठीक है दोस्तों। इनकी मृत्यु हो गई कितने दिनों में, 56 दिनों में। कैसे मृत्यु होगी, भूख हड़ताल से, भूख हड़ताल से, भूख हड़ताल से, ठीक है, ठीक है दोस्तों। 1953 में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे पोटी श्री राम अल्लू, उनकी 56 दिनों की भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई, ठीक है दोस्तों। अब जो उनके साथ आंदोलन कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे, वो लोग कह रहे हैं अब लोग ये तो मर गए हैं, ये हमारे लिए बलिदान दे दिए, तो हम सभी क्यों नहीं कर सकते, हम सभी इनके कामों को अधूरा जो ये छोड़ के गए हैं, इनका काम अधूरा नहीं रहने देंगे, पूरा करेंगे। तो उन्होंने और भी तरीके से रिवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। अब तो पहले तो
अच्छे तरीके से कर रहे थे कि मारपीट नहीं होगा भाई, हम अपना हड़ताल कर रहे हैं, अब ये होगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हड़ताल की बात नहीं हो रही, यहाँ पे शांति की बात नहीं रही, अब यहाँ पे क्रूरता की बात हो गई है, बसों को तोड़ने लगे, घरों को जलाने लगे, रेल पटरियों को, सारी चीज़ों को तोड़-फोड़ करने लगे। तो सरकार ऐसी चीज़ों को देख के 1953 में मद्रास से तेलुगु भाषा को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य बना दिया। कब? 1953 में सरकार द्वारा मद्रास से तेलुगु भाषा अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य बना दिया। अब इसको एक बार अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है दोस्तों। 1948 में एकधर आयोग बना, भाषा के आधार पर इन्होंने मना कर दिया, प्रशासन के आधार पर इन्होंने कहा बनना चाहिए। फिर 1948 में जेपीबी आयोग बना, ठीक है दोस्तों, तो उसने भी यही बातें कही, ठीक है, यहाँ तक ठीक हो गया। तो फिर कोई नहीं सुन रहा है इनकी बातें, तो 1953 में इन्होंने रिवोल्यूशन करना स्टार्ट किया। कांग्रेसी कार्यकर्ता पोटी श्रीरामल्लु, इनकी मृत्यु भी हो गई 56 दिनों की भूख हड़ताल से। फिर क्या होगा, फिर उन्होंने अच्छे तरीके से रिवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया। 1953 में सरकार दबाव में आ गई, दबाव में आकर जो है मद्रास से तेलुगु भाषा को अलग करके आंध्र प्रदेश देश बना दिया। और बाकी 28 राज्य बच रहे हैं, वो लोग भी कह रहे हैं जब इनका हो सकता है तो हमारा भी हो सकता है। सरकार के लिए बिल्कुल होगा, तो बिल्कुल होगा, तो कैसे होगा, तो आइए समझ लेते हैं, ठीक है। अरे यार, परेशान करने वाले सारे के सारे हैं, लेकिन कोई साथ नहीं देने वाला है। 28 राज्यों की मांग जब उठ गई दोस्तों, तो बहुत बड़ी मांग थी, ठीक है दोस्तों। उसके लिए एक आयोग का गठन हुआ, ठीक है। उस आयोग का नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन आयोग। इस आयोग का गठन कब हुआ दोस्तों? 1953 में। उन्नीस सौ तिरपन में इस आयोग का गठन हुआ। आप सभी को समझ में आ जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, क्यों बनाया गया? 28 राज्यों का गठन करने के लिए भाषा के आधार पर, ठीक है। और 1953 में इसे बनाया गया, इस आयोग को, ठीक है। 1953 में इस आयोग को बनाया गया, किस लिए बनाया गया? 28 राज्यों को भाषा के आधार पर गठन करने का, ठीक है। तो बनाया गया, किस लिए बनाया गया, आप सभी को बताया, बार बार क्यों समझाता हूँ, आई डोंट नो। 1953 में बनाया गया। तो इसके अध्यक्ष जो थे, ठीक है दोस्तों, अध्यक्ष की बातें हो जाए। चल जा भाई साले, एक मिनट दोस्तों, स्ट्रगल करने में मुझे मज़ा आता है, मज़ा मज़ा, ठीक है दोस्तों। तो अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अध्यक्ष पूछा जाता है फैजल अली, फैजल, बहुत लोग इसे फौजल अली कहते हैं, तो मुझे नहीं पता दोस्तों, मैं फैजल अली ही जानता हूँ। अगर ऐसा है तो आप सभी जानना, और मैं हो सके तो मैं ये गलत बता रहा हूँ, लेकिन फैजल अली मुझे पता है। फौजल अली होता है, फैजल अली होता है, आई डोंट नो, आप सभी उसको मैनेज कर लेना। दो और सदस्य थे, अन्य सदस्य थे, ठीक है दोस्तों, दो अन्य सदस्य थे। के एम पडिक्कर, दूसरे कौन थे? एच एन कुंजरू, ठीक है दोस्तों। इस आयोग का गठन हो गया, किसने कहा था? सरकार ने कहा था कि इनके इनके राज्यों, इनका 28 राज्य जो हैं, इनके राज्य का जो गठन होना चाहिए भाषा के आधार पर गठन होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको कह रहा हूँ बनाने के लिए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग बना, कब बना? 1953 में बना। इसके अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली थे।
और फैजल अली थे। 2 और अन्य सदस्य थे के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंजरू। और किस लिए बना था? 28 राज्यों को भाषा के आधार पर नाम का गठन करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो अब कुछ सिफारिशें थी। ठीक है दोस्तों, इस पहली बात 1953 में बनी ये। ठीक है, 1955 में इसकी क्या आई? रिपोर्ट आई। ठीक है दोस्तों, 1955 में। ठीक है, इन छोटी छोटी चीज़ों को मैं भूल जाता हूँ। 1953 में आयोग का गठन हुआ। आयोग का गठन जब हुआ तो उन्होंने सोच विचार के 1955 में रिपोर्ट दी। और रिपोर्ट देने के बाद क्या बताया दोस्तों कि मैं भाषा के आधार पर बना तो दूंगा, भाषा के आधार पर राज्य का गठन तो कर दूंगा, राज्य का गठन तो कर दूंगा, कर तो दूंगा। ठीक है, गठन कर तो दूंगा, लेकिन कुछ सिफारिशें हैं। तो सरकार ने बोला आपकी क्या सिफारिशें हैं? पहली सिफारिशें इन्होंने बताया भाषा एक राज्य नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इन्होंने सही कहा, बहुत सही कहा, हमारी भी यही राय रहेगी। ठीक है, और दूसरी सिफारिशें थी कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा 4 भागों में डिवाइड किया गया था भारतीय क्षेत्र को, उनको रद्द करना पड़ेगा। 4 भागों को रद्द करना पड़ेगा। तो जो है सरकार ने बहुत ही कम परिवर्तनों के साथ इन सारी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। और इसके बाद जो हुआ दोस्तों वो देखने लायक था। 14 राज्य बन चुके और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके। ठीक है दोस्तों, कितनी अच्छी बात है, और भी भाषा के आधार पर। ठीक है दोस्तों, अब इसे अच्छे तरीके से समझा देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, 28 राज्यों की मांग थी कि हमको भाषा के आधार पर अपने राज्य का नाम चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो 1953 में जो है सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। ठीक है दोस्तों, 1953 में आयोग को बनाया गया। उसके अध्यक्ष जो थे फौजल अली थे और 2 अन्य अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, 2 अन्य सदस्य थे, नॉट अध्यक्ष। ठीक है, के.एम. पटनेकर और एच.एन. कुजरू। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट जब आई 1955 में, तो भाषा के आधार पर इन्होंने गठन करना कह तो दिया, मैं कर दूंगा, लेकिन कुछ सिफारिशें रख दी। ठीक है दोस्तों, कि एक भाषा एक राज्य में नहीं होना चाहिए, कि एक राज्य जो है उसमें भाषा हिंदी बोलने वाले हैं तो पंजाबी वाले नहीं आ सकते हैं। इस सिफारिश को ये सिफारिश की थी कि ये नहीं होना चाहिए, तो इसको मान लिया गया। और 4 भागों को रद्द करना पड़ेगा, इसको भी मान लिया गया। जब सारी शर्तें मान ली गई तो क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया? 14 राज्य बन गए और 8 नहीं, सॉरी दोस्तों, 6 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान का मैं देख के चल रहा हूँ, 6 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हो गया। यहाँ तक सारी चीज़ें मतलब समझ में आ गई। अब उसके बाद 15वां राज्य कैसे बना, 16वां कैसे बना, 17वां कैसे बना, इसको समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा इसी के बाद सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। आपका रिवाइज और सब कुछ सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। देखिए दोस्तों, क्या बोलते हैं, मैंने क्या अरे मैंने भारतीय संघ का 15वां राज्य, 16वां राज्य, 17वां, ये सारे 28 राज्य तक हमने वीडियो बना दी है। उसको जरूर से जरूर देखो दोस्तों, वो डिटेल ही है थोड़ा। ठीक है, आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसमें मैं ऐसे बताऊंगा, कैसे बताऊंगा पता है? ये 15वां राज्य कैसे बना। ठीक है, 15वां राज्य महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात। ठीक है, कब बना? 1961 में। अब 16वां महाराष्ट्र से अलग होकर गुजरात बना है। अब क्या रीजन रहा होगा, आपको उस वीडियो को देखना पड़ेगा। 16वां राज्य नागालैंड को बनाया गया। कब बनाया गया? 1967। नागालैंड, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था, कोई भी काम नहीं करना पड़ा था, ये बन गया था। ठीक है दोस्तों, 1962 में। ठीक है दोस्तों, अरे 1963 में, 1963 में। और 17वां राज्य कैसे बना? 19 हरियाणा।
हरियाणा 1966 में। ठीक है दोस्तों। 18वां कैसे बना? हिमाचल प्रदेश। ठीक है दोस्तों, ये पहले केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 1971 में। 19वां त्रिपुरा, मणिपुर, मणिपुर ओके, मणिपुर 1971 में। 20वां राज्य त्रिपुरा 1971। 21वां राज्य मेघालय। ये 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 डेट सेम दिख रहा है, और ये सारे सभी के सभी केंद्र शासित प्रदेश थे पहले। 1971 में इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया, राज्य बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। 22वां आप सभी को पता ही होगा, सिक्किम ओके, ये फेमस है, आप सभी को पता होगा। सिक्किम कब बना? 1975 में। 1974 में सहराज्य बनाया गया था, यानी कि संबद्ध राज्य बनाया गया। इसके लिए आपको मेरी वीडियोस देखनी पड़ेगी, मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। 23वां राज्य कौन है दोस्तों? मिजोरम। क्या मिजोरम है क्या? हाँ, मिजोरम। ठीक है, 1987 में। यह भी एक केंद्र शासित प्रदेश था, मिजोरम 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 1987। यहीं पे लिख देता हूँ यार, क्या दिक्कत है। 23वां हो गया, 24वां मार्कर एक बार और करना पड़ेगा, सारी चीजें खत्म। केंद्र शासित प्रदेशों को भी बताना पड़ेगा, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौबीसवां राज्य ओके, 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश था, 1987 में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश कब बनाया गया? 1987 में। ठीक है दोस्तों, मुझे हंसी क्यों आ रही है? पढ़ना पढ़ना पड़ेगा ओके, पढ़ना। बिहार में ज़्यादा बोला जाता है, पढ़ना नहीं बोलते हैं, पढ़ना बोलते हैं, पढ़ना ओके। हो गया हमारा। और आपको 25वां राज्य, ये फेमस यहाँ भी है। ठीक है दोस्तों, 25वां राज्य ये पुर्तगालियों का था। आप सभी को याद आ रहा है कुछ? पुर्तगाली इस पे राज करते थे। गोवा गोवा गोवा, आप सभी को याद नहीं आता? ये पहले क्या था? केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है दोस्तों, इन्हें जो है कब बनाया गया दोस्तों? गोवा को 1987 में बनाया गया। ठीक है दोस्तों, 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब 26वां राज्य कौन सा है? 26वां राज्य मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ है। ठीक है, मैं देख नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ कैसे बना? उत्तराखंड क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश से अलग होके। ठीक है, छत्तीसगढ़ अरे यार, छत्तीसगढ़ कैसे लिखते हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ कब बना दोस्तों? 2000 में। 27वां कौन बना? हमको लगता है उत्तराखंड। ठीक है, यूके कब बना? 2000 में बना ओके। 28वां कौन बना? 28वां राज्य 28वां राज्य कौन सा बना भाई?
झारखंड। झारखंड कब बना? 2000, 2000, 2000। ये तीनों 2000 बने और तीनों ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से, झारखंड बिहार से। ओके। 29वां राज्य तेलंगाना। ये कहाँ से बना है दोस्तों? ओ सॉरी, 1 मिनट दोस्तों, मैंने गलत तो नहीं बता दिया आप सभी को? नहीं, सही बताया, सही बताया। आप सभी को टेंशन नहीं लेना है। 29वां राज्य तेलंगाना, ठीक है। कब बनाया गया? 2014 में। किससे अलग करके बनाया गया? मध्य प्रदेश से। इन दोनों की राजधानी मध्य प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी एक ही है, हैदराबाद। जैसे ही पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, उसी प्रकार से। अब आप सभी को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो मैं ऐसे छोटे में नीचे बताना चाहूँगा क्या, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, ठीक है दोस्तों। दादर नगर हवेली, ये सारी बातें यहाँ तक हो गई। अब इसे एक बार स्याही कर लेता हूँ और यही बता देता हूँ। क्या ये मिटाने की ज़रूरत फिर आप सभी को फिर से? नहीं, ऐसे ही समझा देता हूँ नीचा। देखो, पहला दमन, दमन दीव। अरे यार, दादर नगर एंड दमन दीव। नहीं, 1 मिनट देख के बताता हूँ। दादर एवं नगर हवेली। दादर एवं नगर हवेली 10वें संविधान संशोधन द्वारा कब? 1961 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दूसरा, गोवा, दमन एवं दीव 12वां संविधान संशोधन द्वारा 1961 में पुलिस कार्यवाही द्वारा। डिटेल पढ़ने के लिए आपको पीछे वाली वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। पुडुचेरी को 1962 में, पुडुचेरी 14वें संविधान संशोधन 1962 में। और हमारा बच रहा है हिमाचल प्रदेश और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। चौथा, हिमाचल प्रदेश 1956, ठीक है दोस्तों। 1956 द्वारा हिमाचल प्रदेश को बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश। 1956 की बात हो रही है। और 1956 आप देख लीजिए यहाँ पे, 1971 में इसे राज्य का दर्जा मिल गया, 18वां राज्य बना दिया गया। आप सभी कंफ्यूजन नहीं होना है, मैच कर लेना यार। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हमने लिख रखा है। 5वां क्या हो गया हमारा? मिजोरम और मेघालय। नहीं, मिजोरम और क्या है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम और प्रदेश, इसको जो है 1972 में, ठीक है। 1972 में जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है दोस्तों। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1972 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा मिजोरम, 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 मिजोरम। और ये देखिए 1987 में इसे जो है 23वां राज्य बनाया गया मिजोरम को, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में जो है 24वां राज्य बनाया गया। कंफ्यूज नहीं होना है, आप सभी को सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई। और एक चीज़ें बच रही हैं, आप सभी नोटिस करिए क्या बच रही है। मैं ऐसे मुख से बताऊंगा उसे यहाँ पे लिखने वाला नहीं हूँ। देखिए दोस्तों, 69 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1991 में दिल्ली को भारतीय राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश तो है, उसे राष्ट्रीय राजधानी भी घोषित कर दिया गया। अब आप सभी को सारी की सारी चीज़ें मैं कन्फर्म करवा दिया हूँ दोस्तों।
ठीक है? आप सभी को ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, आप सभी को कुछ नहीं करना है, आप सभी को जो पढ़ाया उसको ध्यान से पढ़ना है, आप सभी को टेंशन नहीं लेना है, जो भी पढ़ना है दिमाग से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी और ज़्यादा सीरियसली पढ़ाई नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती? अगर आप ज़्यादा सीरियस हो जाओगे तो आपका सर जो है फटने लगेगा, दर्द करने लगेगा और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगे। तो आपको धीरे-धीरे 1 पेज पढ़ना है, 2 पेज पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से कवर हो जाएँगी और मेरी एज अभी 18 की हुई है, ठीक है दोस्तों? और मैं अभी से पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे देख सकते हो मैं कितना पढ़ता हूँ और आप सभी के लिए पढ़ाता भी हूँ। तो मेरे लिए जब इम्पॉसिबल नहीं है तो आपके लिए भी इम्पॉसिबल नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ मम्मी-पापा के लिए मेहनत करते जाओ, आपको एक दिन ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी। अगर आप मम्मी-पापा के लिए काम नहीं कर रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो तो आपको सफलता कभी नहीं मिलेगी। क्योंकि माँ-बाप की दुआ जो होती है वो बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है आप सभी को पता है। और आप सभी को एक बार इमेजिन करना है कि माँ हमारी जो है 9 महीने अपने पेट में हम अपने कोख में रखा है, उसके बाद जितना दर्द हुआ होगा पैदा करते समय ना, उतना किसी को नहीं होता। पूरे विश्व की बात हो रही है, उतना दर्द कभी किसी को नहीं होता जितना एक माँ को एक बच्चे को जन्म देते समय होता है। उस दर्द को आपको एक नाम देना है। आपको उनके लिए कुछ करना है, उनको कुछ देना है, उनके लिए कुछ करना है। उनके एक कहने से कुछ भी कर सको। जो वो कह दे एक चीज़ कि मुझे ये चाहिए बेटा, ये नहीं चाहिए, तो वो आपको देना चाहिए और उसके लिए प्राइज़ नहीं देखनी है आपको, ठीक है? ये मेरी माँ को चाहिए तो ये मुझे चाहिए, ये मेरी माँ को दे दो। इसके लिए आपको प्राइज़ ना देखनी पड़ी, इतना आप सभी को सक्सेस हो जाना है दोस्तों। तो आप सभी को एक मोटिवेशन और देना चाहूँगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा। जय भीम दोस्तों। ये हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। दोस्तों आपको शिक्षा शेरनी का दूध, दूध को इतना पीना है, इतना पीना है, इतना पीना है, इतने ताकतवर बन जाओगे आप सभी ना, इतने ज्ञानी बन जाओगे कि आपके सामने कोई खड़ा ना हो पाए, इतना ताकतवर आप सभी को बनना है। तो आप सभी को कहता हूँ अब मैं कुछ नहीं बताना चाहूँगा और मैं मिलता हूँ चैप्टर 2 में, यानी कि हमारे पॉलिटी का चैप्टर 6 हमारे अनुसार चैप्टर 2 5 से 11 अनुच्छेद हमारे सिटीजनशिप चैप्टर में बताया गया है। सिटीजनशिप मतलब क्या होता है और उसमें सारी चीज़ें हम चर्चा करेंगे, इसमें कुछ नहीं चर्चा करना चाहते हैं। तो बाय बाय दोस्तों, आप सभी वीडियो को देखते रहिए और हमारी वीडियोज़ को शेयर भी कीजिए अगर आपका मन हो और आप दोस्तों को बताइए और आपके लिए हम हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं चैप्टर 2 में। तब तक के लिए